नमस्ते दोस्तों, पुनरावलोकन में आपका स्वागत है। आज हम 2025 में आई शिवर मी टिम्बर्स एक स्लैशर फिल्म का विश्लेषण करेंगे। पोपाय हॉरर रूपांतरणों की विचित्र दुनिया में यह एक और दिलचस्प प्रविष्टि है। मैंने पहले वाले पोपाय की रिवेंज और दूसरे पोपाय द स्लेयर मैन को पहले ही विस्तार से कवर कर लिया है और अब यह नया अध्याय, यह तीसरा और सबसे खूनी अध्याय है। कहानी में प्रवेश करते हैं। बुरा सपना 12 अप्रैल 1986 को शुरू होता है। एक माँ और बेटी हरे मैदान में चल रही हैं। अचानक दोनों डर के मारे चिल्ला उठते हैं। उन्होंने बिखरे हुए मानव शरीर के अंगों पर ठोकर खाई है जो एक भयानक टेक्सास चेनसो नरसंहार शैली में दिखाए गए हैं। लेकिन यह समझने के लिए कि यह भयानक दृश्य कैसे हुआ, हमें पिछले दिन पर वापस जाना होगा। हेली का धूमकेतु, एक रहस्यमय और अद्भुत धूमकेतु, शांति से पृथ्वी के निकट से गुजर रहा था। कई लोग इसे देखने के लिए शहर से दूर गए थे और उनमें से 3 लोग भी शामिल थे। ऑलिव ओनेल, उसके भाई कैस्टर ओनेल और कैस्टर की प्रेमिका सेला। वे उस रात उल्कापिंडों की बारिश का साफ दृश्य देखने के लिए एक कैंपिंग यात्रा पर निकले। दिलचस्प है कि उनकी कार की नंबर प्लेट अ नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट से मेल खाती है। यह हॉरर प्रेमियों के लिए एक संकेत है। फिल्म हमें एक छोटा इतिहास पाठ भी देती है। प्राचीन काल से लोग धूमकेतुओं से डरते रहे हैं, यह मानते हुए कि वे आपदा लाते हैं, महामारियां, मौत, तबाही। धूमकेतु को भगवान का मानवता को दंडित करने का तरीका माना जाता था। वास्तव में कई 80 के दशक की हॉरर फिल्मों ने अजीब घटनाओं के पीछे धूमकेतुओं को कारण बताया। जॉम्बी प्रकोप, एलियन आक्रमण, अजीब बीमारियां। और चूंकि यह फिल्म भी 80 के दशक में सेट है, हमें पता है कि कुछ ऐसा ही होगा। जैसे ही तीनों कैंपसाइट की ओर बढ़ते हैं, एक बूढ़ा आदमी अचानक उनकी कार के सामने आ जाता है। शांति से पाइप पीते हुए कहता है, मैं वही हूँ जो मैं हूँ और बस इतना ही हूँ। हाँ, ये पोपाय है। और अगर आप स्लैशर फिल्मों के फैन हैं तो आप जानते हैं कि जब सड़क यात्रा में एक डरावना बूढ़ा आदमी आता है तो वह रहस्यमय चेतावनी देने के लिए होता है। बेशक बच्चे उसे गंभीरता से नहीं लेते, वह उन्हें जाने देता है और खुद मछली पकड़ने की योजना बनाता है। शिविर स्थल पर उनके दोस्त ट्रेंट और लिज पहले से तैयार हैं। इस बीच ऑलिव देखती है कि स्किट्स और स्पाइक नाम के 2 लोग पास में बूढ़े जॉर्ज को पीट रहे हैं। लेकिन जैसे ही वे देखते हैं कि ऑलिव अकेली नहीं है, वे भाग जाते हैं। जॉर्ज के पास किलर कॉमेट नाम की कॉमिक बुक है और वह कहता है कि धूमकेतु लोगों को म्यूटेंट बना देगा। एक और बुजुर्ग व्यक्ति चेतावनी देता है पर कोई ध्यान नहीं देता। वे उसे पैसे देकर चले जाते हैं। ऑलिव अकेली और परेशान दिखती है। उसे एक शीर्ष विश्वविद्यालय में प्रवेश मिला है लेकिन वह निश्चित नहीं है कि जाना चाहिए। सोच विचार के बाद वह अपना प्रवेश पत्र फाड़ देती है। एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण विवरण, पत्र पर डीन का नाम बेट्सी पामर था जो फ्राइडे द 13th में जेसन की मां का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री थी। संदर्भ की बात करें, इस फिल्म में 80 के दशक की हॉरर फिल्मों के संदर्भ लगभग हर संवाद में डाले गए हैं जो कई बार जबरदस्ती लगते हैं। इनमें से सभी अच्छे नहीं लगते। बाद में स्टीव और मोनिक नाम के 2 दोस्त आते हैं जो नशीले पदार्थ लाते हैं। रात होने तक पूरा समूह जमकर पार्टी कर रहा होता है। इस बीच पोपाय शांति से मछली पकड़ रहा है जब अचानक उल्कापिंड वर्षा शुरू होती है। एक छोटा सा उल्कापिंड सीधे पोपाय की पाइप में गिरता है। वह उसे अंदर खींचता है और बस यही है, परिवर्तन शुरू हो जाता है। वह मरता नहीं बल्कि वह एक भयानक राक्षस बन जाता है और अपनी नाव से बाहर आता है। पहले जिनसे वह मिलता है वे 2 गुंडे हैं, स्किट्स और स्पाइक। नशे में धुत और अनजान स्पाइक पोपाय के चेहरे पर घूंसा मारता है। बड़ी गलती। सच्चे जेसन की शैली में पोपाय एहसान लौटाता है लेकिन और भी बुरी तरह से। एक ही पंच में वह स्पाइक की खोपड़ी उड़ा देता है। डरा हुआ स्किट्स अपनी जान बचाकर भागता है लेकिन पोपाय का गुस्सा अभी खत्म नहीं हुआ है। झगड़े के दौरान उसकी पाइप टूट गई थी, इसीलिए वह स्पाइक की हड्डियों में से एक को उठाकर उसे एक नई पाइप बना लेता है। बर्बर, यहाँ कुछ दिलचस्प है। पोपाय का बदला हुआ चेहरा पूरी तरह से CGI है जिसमें हत्या भी शामिल है। यह पूरी तरह से कंप्यूटर जनित इमेजरी से निर्मित था, न कि व्यावहारिक प्रभावों से। यही अंतर है। व्यावहारिक प्रभाव कैमरे के सामने होते हैं जबकि CGI पीछे। स्किट्स घबराकर समूह की ओर दौड़ते हैं और चिल्लाते हैं कि विशाल नाविक आ रहा है। वह तीसरे व्यक्ति हैं जो चेतावनी दे रहे हैं लेकिन बाकी लोग उसे भी अनदेखा कर देते हैं। यह भी नहीं देखते कि वह खून से लथपथ है। थोड़ी देर बाद स्टीव उठकर बाहर के शौचालय की ओर जाता है। दीवारों पर डरावनी फिल्मों के नाम लिखे हैं। वेस क्रेवन, जॉर्ज ए रोमेरो, एली रॉथ, रॉब ज़ॉम्बी, टोबे हूपर, जॉन कारपेंटर, सैम राइमी और जॉन वॉटर। पूरे नाम नहीं लेकिन स्पष्ट संकेत हैं। अंदर स्टीव अपनी पाइप जलाता है और आराम करता है जब तक कि पोपाय बाहर नहीं आ जाता। अपनी ताज़ा जलाई हुई पाइप को फूंकते हुए वह स्टीव का सिर पकड़ता है और उसे इतनी जोर से घुमा देता है कि वह अलग हो जाता है, जिसे वह फिर आराम से एक तरफ फेंक देता है और स्टीव के निर्जीव शरीर पर बैठ जाता है। हाँ, वह सचमुच उस पर बैठ जाता है। इस दौरान एक जोड़ा तंबू में जाता है। बाकी समूह तारों के नीचे लेटा है और टर्मिनेटर पर चर्चा करता है। सीक्वल की अफवाहें हैं।
यह फिल्म 1986 में सेट है और टर्मिनेटर 2 1991 में आई थी। कैस्टर ने क्रिटर्स का जिक्र किया जो 11 अप्रैल 1986 को आई थी। वह अपने विषय में जानकार है। समूह स्टीव को खोजने के लिए अलग हो जाता है। एक स्लैशर फिल्म में यह बुरा विचार है। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, पोपाय चुपके से तंबू की ओर जाता है। अंदर ट्रेंट और लिज करीब हो रहे हैं, लेकिन पोपाय इसमें शामिल होता है और अच्छे तरीके से नहीं। वह ट्रेंट को भयानक तरीके से मारता है, फिर लिज का सिर भी काट देता है। यह आदमी सिरों के प्रति आकर्षित है। जंगल में ऑलिव और मोनिके एक उल्का पर ठोकर खाते हैं, जबकि कास्टर और सिला को स्टीव का विकृत शरीर और कटा सिर मिलता है। घबराहट छा जाती है और जैसे ही मोनिक अपनी भावनाएं व्यक्त कर ऑलिव को प्रस्ताव देने लगती है, एक उल्का सीधे उसके माथे पर गिरती है। क्रूर कैस्टर और सीला शिविर की ओर भागते हैं और ऑलिव भी वहां जाती है। तीनों बीच में मिलते हैं और स्टीव की हत्या, मोनिक की मौत, सब कुछ साझा करते हैं। जब वे शिविर पहुंचते हैं तो पोपाय को आग के पास शांति से बैठे अपनी चाकू को तेज करते देखकर चौंक जाते हैं। अब वह पहले से ज्यादा युवा दिखता है, बहुत ज्यादा, लेकिन उनकी मुख्य चिंता भागने की है। कार की चाबियां तंबू में बैग में हैं, लेकिन अंदर जाने का जोखिम कौन लेगा। ऑलिव आगे आती है। वह धीरे धीरे तंबू की तरफ बढ़ती है, चाबियां लेती है और सोचती है कि वह बिना देखे निकल गई, लेकिन पोपाय उसे पकड़ लेता है और बाहर खींचता है। जैसे ही हालात बिगड़ते हैं, कैस्टर पोपाय को भटकाता है, जिससे ऑलिव को भागने का मौका मिलता है। ऑलिव और सिलाकार तक पहुंचते हैं, लेकिन चाबियां अब बेकार हैं। उल्का पिंडों ने इंजन बर्बाद कर दिया है और इससे भी बुरी बात यह है कि कास्टर का पीछा जारी है। ऑलिव को पास की पुरानी फैक्ट्री याद आती है। उसे लगता है कि कैस्टर वहीं होगा। वह और सिलो जल्दी पहुंचते हैं, लेकिन जॉर्ज के शरीर के अवशेष पर ठोकर खा जाते हैं। उसकी डरावनी कॉमिक शुरू से ही सही थी। जैसे ही ऑलिव और साइलो कास्टर को खोजने गए, उन्होंने उसे अपनी ओर आते देखा, लेकिन असली समस्या उसके पीछे थी। पोपाय सेला कास्टर को बचाने के लिए कूदी, लेकिन एक जोरदार प्रहार के साथ पोपाय ने उसे ऐसे फेंक दिया जैसे वह कुछ भी नहीं थी। फिर उसने कैस्टर को पकड़ा और जहरीले कचरे के कंटेनर में धकेल दिया, जिससे वह पिघल गया। कैस्टर और साइला को आखिरी बार हाथ पकड़ने का मौका नहीं मिला। एक क्लासिक दुखद बॉलीवुड विदाई। इस बीच ऑलिव फैक्ट्री पहुंची, जहां उसने व्हीलचेयर में एक बूढ़े आदमी से मुलाकात की जिसके पास शॉटगन था। सब कुछ सुनने के बाद वह उसे अंदर ले गया और हर हॉरर फिल्म की तरह उसे जीवन के सबक देने लगा। लेकिन उसने जो एकमात्र उपयोगी बात कही, वह कुछ ऐसा था जो उसने बनाया था, कुछ ऐसा जो पोपाय को हरा सकता था। हमने यह नहीं देखा कि वह क्या था, बस नाम सुना बर्निस। जो भी था, उसने ऑलिव को भी डर से जड़ कर दिया। इससे पहले कि वे इसके साथ कुछ कर पाते, बाहर की आवाज ने बूढ़े आदमी को खींच लिया और जाते समय उसने क्लासिक हॉरर लाइन कही, मैं अभी वापस आता हूँ। लेकिन जैसा कि हर स्लैशर प्रशंसक जानता है, जो भी यह कहता है वह कभी वापस नहीं आता। और सही समय पर पोपेय ने उसे मार गिराया। नाविक समय पर पहुंचा और सब देखा। पोपेय ने उसे भी मारने के लिए मुड़ा, तभी ऑलिव ने हमला किया। दुख की बात है कि पोपाय ने उसे एक गुड़िया की तरह फेंक दिया। जब ऐसा लग रहा था कि स्केट्स का खेल खत्म हो गया है, उसी बेफिक्र लड़के ने कूदकर पोपाय की पाइप से उल्का का टुकड़ा निकाल लिया, जिससे काफी नुकसान हुआ। लेकिन इससे पोपाय और भी गुस्से में आ गया। उसने स्केट्स के चेहरे पर पैर रखकर कुचल दिया, जैसे पोपाय द स्लेयर मैन। उल्का ऑलिव के पास आ गिरी। हालांकि इससे उसके हाथ जल गए थे। उसने इसे बर्निस को चालू करने के लिए इस्तेमाल किया, एक बड़ी चेन सॉ। पोपाय ने इसे देखा और कहा, शिवर मी टिम्बर्स। वह हिल गया था। फिर अंतिम मुकाबला शुरू हुआ, कुछ ऐसा जैसे सीधे मॉर्टल कॉम्बैट से निकला हो। पहले पोपाय हावी था, जब तक उसे एक हथौड़ा नहीं मिला। इसके साथ ही उसने जोरदार पलटवार किया। लग रहा था वह जीत सकता है, लेकिन ऑलिव हार मानने वाली नहीं थी। उसने उसके पेट को चौड़ा काट दिया, उसे जमीन पर गिरा दिया। आखिरकार यह खत्म हो गया था, या ऐसा उसने सोचा। जब सुबह पुलिस पहुंची तो पोपाय का शरीर गायब हो चुका था। ऑलिव का डर वापस आ गया। हफ्ते बीत गए और अब खबरें आ रही थीं कि पोपाय को न्यूयॉर्क में देखा गया है। और ऑलिव, वह अब पहले जैसी लड़की नहीं रही। वह एक यांत्रिक हाथ के साथ तैयार है। वह अगली ऐश विलियम्स बन गई है और यही फिल्म खत्म होती है। यकीन मानिए, इस फिल्म की शूटिंग सिर्फ 10 दिनों में हुई थी। हाँ, कहानी थोड़ी कमजोर है, लेकिन इसमें कुछ खास है जो इसे यादगार बनाता है। सीजीआई हत्याएं। मूल फिल्मों पॉपाइज रिवेंज और पॉपाय द स्लेयर मैन, जो व्यावहारिक प्रभावों का उपयोग करती थीं, के विपरीत इसने पूरी तरह से सीजीआई पर निर्भर किया। पॉपाय के चेहरे से लेकर हर हत्या तक, यह इसे खास बनाता है। एक स्लैशर जिसमें रेट्रो वाइब्स और आधुनिक प्रभाव हैं, कुछ ऐसा जो प्रशंसक नहीं भूलेंगे। फिल्म पर आपका क्या विचार है? एक टिप्पणी छोड़ें और बताएं कि कौन सी बेहतर थी, पॉपाय द स्लेयर मैन, पॉपाइज रिवेंज या यह। चलिए इस बहस को सुलझा लेते हैं।